जब हमने शुरू किया था तो हमसे वो 1-1.5 लाख रुपए मांगते थे कि आपको देना पड़ेगा। आज की डेट में दादा हमसे लेते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। खुद कंपनी का मालिक आ रहा है आके मेरे पास शो में है मेरे आज भी आते हैं, आज भी आते हैं। हमारे पास सूफी बैंड है, ठीक है, और बॉलीवुड बैंड है। आज़मा मुझको रहा है। जब भी तुम मेरे करीब होती हो तो तुम्हारे हाथ में बंधी हुई घड़ी की टिक टिक की सिर्फ आवाज सुनाई पड़ती है। क्योंकि इसके अंदर जो हॉट शब्द जुड़ा हुआ है वो कुछ खास मतलब डिनोट नहीं कर पा रहा है। अच्छा। आप गाना अच्छा सुनेंगे, एनर्जेटिक गाना सुनेंगे तो आपके एंडोर्फिन हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कि साउंड कितना बेनिफिशियल है, म्यूजिक कितना बेनिफिशियल है किसी के लिए भी। आप सबने संगीत प्रेमी तो बहुत देखे होंगे, उनसे मिले भी होंगे और उनका संगीत के प्रति प्रेम देखकर आप बहुत खुश भी हुए होंगे। लेकिन क्या कभी आप एक ऐसे इंसान से मिले हैं जो संगीत सेवी है? उनकी जिंदगी में मात्र एक उद्देश्य है कि संगीत को कैसे ऊपर तक पहुंचाया जाए, जबकि वो खुद भी कोई म्यूजिशियन नहीं है। बस उनको संगीत के साथ रहना, उसे सुनना और उसे जीना और उसे ऊपर तक पहुंचाना अच्छा लगता है। तो चलिए आज इनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ हैं शोभित दादा जो कि हैं फाउंडर रॉक म्यूजिक इवेंट के, और ईशान ठाकुर भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों लोगों का। थैंक यू। और आप लोगों के साथ मेरी जर्नी तो बहुत पुरानी रही है और लगभग हमें 6 साल हो गए साथ में काम करते हुए। रॉक म्यूजिक इवेंट, हॉट म्यूजिक इवेंट से कैसे रॉक म्यूजिक इवेंट बना, वहाँ से शुरुआत की थी इस सफ़र की। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और मुझे बहुत खुशी है आपको सबको यहाँ पर देखकर। थैंक यू। तो शोभित दादा, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ कंपनी के बारे में ब्रीफ करें कि कंपनी क्या काम करती है और कब से काम कर रही है। कंपनी की जो फाउंडेशन हम लोगों ने रखी थी वो 2019 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अच्छा। कह सकते हैं 2018 मिड में शुरू करी थी वैसे हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ एक शिप्रा मॉल में एक प्रोग्राम हुआ था। ये टी सीरीज की अकेडमी आई हुई थी। अच्छा। तो कोइंसिडेंटली मैं वहाँ गया हुआ था। तो उन्होंने एक टाई अप किया हुआ था शिप्रा मॉल से कि 1 महीने का पूरा टाई अप किया हुआ था सैटरडे संडे के हिसाब से। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे मैं बाई चांस गया था, सैटरडे था उस दिन। तो वहाँ टी सीरीज एकेडमी आई हुई थी, तो काफ़ी आर्टिस्ट आए हुए थे वहाँ। तो वो प्ले कर रहे थे अपने सॉन्ग्स वगैरह। मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। तो करीब 3 घंटे का शो था। अच्छा। तो मैंने आनंद वो खड़े होकर के पूरा शो देखा। अच्छा। और एक से एक आर्टिस्ट थे, ठीक है। तो उसमें मतलब वो 3 घंटे शो देखने के बाद तो तृप्ति नहीं हुई। अच्छा। लगा कि मेरे को फिर देखना है शो को। फिर मैं नेक्स्ट डे भी आया संडे को। बड़ा अच्छा लगा, सारे बहुत अच्छे लगे। मैं मिला भी, शो खत्म होने के बाद सबसे मिला भी। सबको मैंने मतलब थैंक्स भी बोला, बड़ा अच्छा लगा। आपने मतलब सबके माइंड को ना एकदम वो कर दिया। हम लोगों ने अप्रिशिएट किया आपने बेसिकली मैंने उनको। काफ़ी अप्रिशिएट किया, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके। इस तरह से मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि हम लोगों को क्या है कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी को स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा। वहाँ से मेरे अंदर थॉट आया। जबकि आप खुद म्यूजिशियन नहीं है। मैं कोई म्यूजिशियन नहीं हूँ और गाता ही बहुत अच्छा कुछ नहीं खास गाता हूँ। अच्छा। पर लेकिन जज कर लेता हूँ। अच्छा ये अच्छा। चीज़ तो हुआ क्या था कि इन दोनों हम लोग मोटिवेशनल ट्रेनिंग करते थे। तो मेरे साथ एक और थे जो मेरे फ्रेंड थे, वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग करते थे। अच्छा। तो मैंने उनको एक थॉट दिया था कि हम ऐसा करेंगे कि मोटिवेशन ट्रेनिंग हम करते हैं तो शुरू में हम सिंगर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे वहाँ पर। अच्छा। होता क्या है आनंद कि जब कोई मोटिवेशन ट्रेनिंग या कोई लेक्चर अटेंड करने के लिए आता है उसके पास्ट में दिमाग चला जाता है, पास्ट मेमोरीज में दिमाग घूमता है। तो हमने कहा कि लेक्चर स्टार्ट करने की जगह हम सबसे पहले उसको प्रेजेंट मेमोरीज में लेकर के आएंगे, प्रेजेंट में लेकर के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हमारे जो लेक्चरर्स हैं वो उसको ग्रैस्प कर पाएंगे easily। तो मैंने कम से कम 3 सिंगर्स वहाँ से सेलेक्ट किए। अच्छा। ठीक है। उसमें से एक था अमन, आप शायद जानते होंगे, ठीक है, और एक अभिषेक और एक सूरज था। अच्छा। ठीक है। ये 3 बहुत अच्छे सिंगर्स थे और एक तो बिल्कुल गुरु रंधावा की तरह ही वो गाता था पूरा। तो हमने उनको इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे स्टेज पे लेक्चर शुरू करने से पहले। तो आप ये मानोगे कि मतलब जितने भी ऑडियंस थी बहुत तालियां बजाई, बहुत अप्रिशिएट किया वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे। वो हमारा बहुत मतलब काफ़ी हिट प्रोग्राम गया। अच्छा, बेसिकली पहले आपका टारगेट था कि हम मोटिवेशन की तरफ थे, उसमें था कि हम सिंगर्स इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि थोड़ा सा लोग लाइट माइंडेड हो जाएंगे, उसके बाद इन चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। आसानी से कर। लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ से कब करते करते पूरी म्यूजिक कंपनी बन जाएगी पूरी और आज music मुझे company लग रहा है कि बन सैकड़ों बैंड आपके साथ में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से ही ये सब कुछ हुआ, वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ कि जर्नी बड़ी
मतलब शुरू में स्ट्रगल तो होता ही है, पता ही है बिल्कुल, आपको, कोई भी बिल्कुल, कंपनी शुरू करते हैं तो मैंने फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया स्पेशली। अच्छा। हाँ, मैंने 6 मंथ का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया और नोएडा से किया था वो मैंने। बड़ा डेडिकेटेड और पैशनेट था मैं इसको लेकर के, ठीक है। तो वो 6 महीने किया था। ये आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती थी सुबह 10 बजे मैं बैठ जाता था और रात को 6-7 बजे तक लगातार मैं बैठा रहता था। ओह माय गॉड। और मैंने वेबसाइट खुद डिज़ाइन की और फिर मैंने सोशल मीडिया खुद हैंडल किया उस समय पर। मैंने खुद एड्स निकाले, खुद वहाँ से ग्रुप्स तैयार किए। अच्छा, हमें आप बताते थे कि दादा मतलब बोलते थे कि आनंद देखो ये कुछ नया किया, तो आप खुद कर रहे होते थे वो सब कुछ कर रहे होते और आप थे। मेरे को बोल रहे थे कि हम कंपनी से करवा रहे हैं। ये आज मेरे को सीक्रेट पता चला। आप खुद सीख के खुद कर रहे होते खुद थे कर रहा होता वो था। पूरी जो वेबसाइट आपने बनाई थी? पूरी वेबसाइट मैंने बनाई थी वो। ओह माय गॉड। आप ये देखो, मैंने बीच बीच में, आपको पता है कि मोटिवेशनल ट्रेनिंग का भी मैंने बीच बीच में रखा हाँ, हुआ था हाँ, कि हाँ, ताकि वो तो लोगों देखा को मैंने। मोटिवेट कर सकूं मैं, हाँ। जितने हमारे साथ जुड़े हुए हाँ। हैं। तो मैंने खुद ही बनाई थी वेबसाइट, जो मैंने दिखाई भी थी आपको हाँ। स्क्रीन पर, ठीक है। वो मैंने खुद ही डिज़ाइन की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सारी चीज़ें मैंने खुद ही की थी। तो शुरू में जो ग्रुप्स बनाए थे वो मैंने खुद ही बनाए थे, ठीक है ना। खुद ही कलेक्ट करता था, खुद ही फ़ोन करके सिंगर्स की सारी डिटेल लेता था, फिर उनको मैं जैम पैड पे बुलाता था, ठीक है, ऑडिशंस के लिए, ठीक है। वहीं से एक थॉट और मेरे दिमाग में आया कि हम लोग को एक असर बैंड नाम से बैंड बनाना है, ठीक है। तो वो हमारी कंपनी के लिए स्पेशल बैंड होगा। तो वो मैंने जनरेट किया, फिर उसी में ही हमें आप टकराए थे। हाँ, वहीं पर आपसे मुलाकात हुई थी। वहीं पर ही आपसे मुलाकात हुई थी बिल्कुल हमारी। बिल्कुल बिल्कुल तो बस आपको पता है उसके बाद की जर्नी तो सारी की सारी, बिल्कुल। फिर हमने बहुत कोशिशें की इवेंट्स लेने बिल्कुल। की। आई थिंक मैं आपसे जुलाई या अगस्त 2019 में मिला था। डेफिनेटली यही टाइम था, यही गर्मियों का ही टाइम था। हाँ, यही टाइम था 2019 में। हमारे पास आई थिंक 7 या 8 म्यूजिशियन थे और उस दिन ही कोई एक बैंड आया था सूफी सुल्तानी ब्रदर्स ब्रदर्स आए हुए थे अभी हमारे वो उनका जैम पैड पे। अभी हमारा शो है उनके साथ में, अच्छा अच्छा। 29 को शो है बहुत सुल्तानी बढ़िया। ब्रदर्स की। मैं थोड़ा सा इस कंपनी की एक खास बात बता दूं जो मुझे सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपसे कैसे जुड़ा। 2019 में मेरा बहुत स्ट्रगल चल रहा था। 2019 में ही मैं अप्रैल में आया हुआ था दिल्ली। तो जब भी हम जस्ट डायल से नंबर निकालते थे, फोन करते थे कि सर हम आ सकते हैं ऑडिशन के लिए, तो बोलते थे आ जाओ। तो जाते थे तो वो लाइन लगवा देते थे। 2 4 5 घंटे लाइन लगने के बाद ईशान भाई की वो 2 मिनट सुनते थे, बोलते ठीक है। जब मैं इनके पास पहुंचा अपना, मैं 3 4 बार कॉल करने के बाद तभी इन्होंने बुलाया मुझे कि यार अभी हमारे ऑडिशन नहीं चल रहे हैं, आ जाओ। उसके बाद जब मैं पहुंचा तो इन्होंने सुना प्रॉपर। ऑलरेडी म्यूजिशियंस वहाँ पे बहुत सारे थे। सुनने के बाद इन्होंने मुझे समोसे भी खिलाए। यार 2019 में कुछ नहीं था, बिल्कुल नए दिल्ली में पैदल चल रहे हैं, पैसे नहीं थे कि ई रिक्शे के लिए ले लें वहाँ से, तो मुश्किल से पहुंचे। इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, समोसे खिलाए और बोले कि आपको हम अपनी कंपनी में रखते हैं, लेकिन आप स्टोरी टेलिंग ना करने के बजाय एंकरिंग पे फोकस करो। मुझे लगता है पूरे इंडिया में एक रॉक म्यूजिक इवेंट एक ऐसी कंपनी है जो म्यूजिशियन से कभी 1 रुपया नहीं लिया इन्होंने। जैम ये खुद बुक करते थे जैम पैड, और वहां पे सारे म्यूजिशियन को बोलते थे कि यहाँ पर आके प्रैक्टिस करो फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन दादा खुद कलेक्ट करते थे, खुद गाड़ी में छोड़ के आते थे मेट्रो तक। कितनी बार इन्होंने मुझे मेट्रो तक छोड़ा है कि ठीक है आनंद अब चले आना आराम से। इवन फोन करके उसके बाद पूछना घर पहुंच गए हो कि नहीं। शायद एक वो एक रिलेशन था जो पूरे 6 साल हो गए, अभी तक हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल यही बात है ना। तो शुरुआत में कितने लोग थे और अभी कितने लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ? शुरू में तो आपको पता है कि 7-8 ही लोग थे हमारे साथ में, ठीक है ना। और करते करते इस समय आप ये मानो कि हमारे पास बैंड होंगे 70-80 बैंड होंगे, 70-80 बैंड है, ठीक है ना। और कम से कम भी 100 के करीब हमारे पास सोलो ड्यू आर्टिस्ट हैं, 100 के आसपास। ये सब एनसीआर रीजन के आसपास के हैं। अगर मैं जयपुर साइड के देखूं तो वो अलग हैं और चंडीगढ़ के अलग हैं। एक अभी हमारे सामने बैठे हैं ईशान भाई। देहरादून से हैं ईशान। ईशान जी देहरादून से हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कैसे जुड़े रॉक म्यूजिक इवेंट से? तो मैं सहारनपुर से हूँ अच्छा, सहारनपुर से। पर्टिकुलरली, बट लिविंग इन देहरादून, फिर उसके बाद अब दिल्ली शिफ्ट हुआ। तो सर से मेरी बात हुई 2020 में। अच्छा, 2020 में कोविड के के दौरान। तो एक वीडियो था, सर ने वो देखा एंड देन ही रीच्ड आउट टू मी कि आप गाते हो और आई लाइक योर वर्क। एंड फिर हमने बात करना स्टार्ट करा वहाँ से। और सर ने कहा कि ठीक है, अभी तो कोविड वाला टाइम था उस टाइम। देन मेरी आपसे भी तब उस टाइम मुलाकात हुई थी। तो मेरा पहला सॉन्ग आया था उस टाइम, स्माइल करके, फर्स्ट ओरिजिनल। तब हमने एक छोटा सा इंटरव्यू किया था, वो भी सर के उस टाइम पे इंस्टाग्राम लाइव का सेशन एक बहुत बूम पे था कि ऑनलाइन कैसे जुड़ा जाए। इंस्टाग्राम लाइव पर हमने आई थिंक 25-30 हमने लाइव शोज किए थे नहीं रॉक म्यूजिक इवेंट के साथ में। मैंने सारे देखे हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया है। तो ईशान भाई के साथ हम उस समय जुड़े थे और ईशान बहुत अच्छा लगा था। मतलब एक शुरुआती था, हमें नहीं पता था कि हम धीरे धीरे इतना टाइम हमें यहाँ पर ऐसे सारी चीजें हो पाएंगी। फिर उसके बाद हमारे थोड़ा कोविड
थोड़ा सा नॉर्मल हुआ सिचुएशन, न्यू नॉर्मल। फिर उसके बाद हम सर ने मेरे को कहा कि आप आओ और दिल्ली में शोज़ वगैरह करते हैं। एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग शोज़ इन दिल्ली एंड नाउ इट्स बीन अ व्हाइल के बहुत ज़्यादा शोज़ हमने करे हैं साथ में अभी तक। एंड आई एम हैप्पी कि मैं सर के साथ जुड़ा उस टाइम और ये कोविड वाला बॉन्ड बना। और बहुत ये नए यहाँ लोग पर- मिले नहीं कोविड में, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हो पाई। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव था कि Positive जो था। आपने वो शुरुआत की थी ना इंटरव्यू वाली, बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल शुरुआत थी वो बिल्कुल हम बिल्कुल। लोगों मैं की। भी उस टाइम पे मेरी लाइफ का यूटर्न वहीं से था। हाँ। मैं बस रेडियो में था, मुझे लग रहा था मैं कैसे रीच आउट करूं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ मेरा करियर। तो मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव शुरू किया, दादा को याद कि यार हमारे म्यूजिशियन इतने सारे हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना शुरू करो। वन बाय वन गाय करके हमने बहुत सारे इंटरव्यू कुछ किया। किया। दादा पहले शो के बारे में बताइए, पहला show तो- कैसा एक्सपीरियंस था? आप नर्वस थे या एक्साइटेड थे अपने म्यूजिशियंस को लेकर कि यार पहला शो है, पहली हमें लीड मिली है, या पहले शो के आपने पैसे लिए थे कि नहीं लिए थे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका ये। हाँ बहुत मतलब एक्साइटिंग था हमारे लिए। हाँ। एक्चुअली हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत फील्ड वर्क किया था। हम काफ़ी मॉल्स में गए थे, तो हमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिला नहीं था मॉल की तरफ से। तो कोई मॉल कहता था कि चार्ज लेंगे आपके, हम आपको स्पेस दे देंगे, 1.5 लाख रुपए लगेगा, 1 लाख रुपए लगेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुई। फिर दिमाग में ये आया कि मॉल बहुत सारे हैं, तो ऐसा तो इन्हें कोई ना कोई तो चांस देगा। बिल्कुल देगा। लास्ट में फिर हम गए थे लॉजिक्स मॉल। लॉजिक्स मॉल, हाँ। वैलेंटाइन स्पेशल। वैलेंटाइन स्पेशल बाद में हुआ अच्छा था। बाद में हुआ था, हाँ, उसमें था मैं। उससे पहले भी थे तुम शायद। अच्छा उससे पहले 29 दिसंबर को शो हुआ था हमारा। अच्छा, वो हुआ अच्छा। था 2019 में, ठीक है। तो 20 में तो लॉकडाउन हुआ था, तो हमारा फर्स्ट शो 29 दिसंबर को हुआ था। अच्छा। तो वहाँ हम गए थे लॉजिक्स में। तो वहाँ के जो इवेंट मैनेजर थे बहुत अच्छे थे, वो जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी, नरेश भाटिया नाम है उनका। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम। उनको हमने अपनी कंपनी के बारे में बताया कि इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो बोले कि एक बार थोड़ा सा मैं आप क्लिपिंग्स वगैरह कुछ प्रोवाइड करा दो अपनी कंपनी की, कुछ वीडियोज़ हैं या कुछ भी है, और कुछ प्रोफाइल वगैरह आप भेज सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपको हम लोग भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि हम प्रोग्राम कहाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि आप ये हमारा ये नीचे Space है जो स्पेस है, आप एट्रियम में कर सकते हैं प्रोग्राम अपने। उन्होंने स्पेस दिखाया। तो हमने उनसे पूछा कि आप कुछ प्रोवाइड करेंगे हमें। बोले कि हम आपको ना एक छोटा सा एक स्टेज टाइप का एक राइजर दे देंगे, राइजर दे देंगे बेसिकली, और बैक ड्रॉप दे देंगे आपको। बैक ड्रॉप आपको छपवाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, मैंने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोले कि आप एक मेल कर देना, ठीक है। तो मैंने फिर क्या हुआ कि उनको मेल कर दिया था। मैंने सारी क्लिपिंग्स अपनी जो भी जैम पैड की थी, जो भी उस समय तो की लाइव शो हमारे पास में था ही नहीं, हाँ जैम पैड ही कर रहे थे हम। तो हमने क्लिपिंग्स उनको भेज दी थी सारी उसकी, और थोड़ा सा कंपनी के बारे में ब्रीफ कर दिया था, ठीक है। तो वहाँ से फिर ओके लिख करके आ गया, ठीक है। उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन पे कहा कि आपको हम एक शो देते 29 दिसंबर का, वो हमारी तरफ से शो है, लेकिन उसमें आपको खाली स्पेस देंगे, बाकी आपको एक्सपेंस कुछ खुद करना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो मतलब इतना अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मैं नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ये चीज़ थी। तो बड़ा सरप्राइज फील हुआ मेरे को, बहुत ज़बरदस्त लगा। मैंने फिर सभी ग्रुप में सबसे कहा कि एक शो में मिल गया है, तो सब लोग बड़े एक्साइटेड थे। जैम पैड पे भी सब लोग ना नाचना शुरू कर दिया। हाँ। तो अच्छा, फिर क्या हुआ कि फिर हमने वो बैकड्रॉप छपाया, प्रिंट कराया, मॉल में लगवाया। तो मॉल में क्या हुआ कि एक हफ्ते पहले उन्होंने बैकड्रॉप लगा दिया था। उनका मेरे पास में फ़ोटो आया, बैकड्रॉप का फ़ोटो खींच कर मेरे पास भेजा, ठीक है। तो देखा मैंने, तो बड़ा अच्छा फील आया। अच्छा फील हुआ था। मुझे याद है, हम उसके पहले 2 दिन पहले देखने भी गए थे कि हमारा कहाँ पर बैकड्रॉप लगा हुआ बैकड्रॉप है। वहाँ पे लगा हुआ है। तो उस समय ऐसा फील आया था, सेलिब्रिटी वाला फील आया था। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त फील आया था। मॉल भी बहुत कमाल का ही है, आज जाओगे तो पता चलेगा आपको। तो बहुत अच्छा मॉल है वो। तो उसमें क्या है कि ऑडियंस भी बहुत अच्छी है मॉल की, और आउटलेट्स भी बहुत अच्छे हैं। पॉजिटिव फील आता है, बिल्कुल। एनर्जी अच्छी है मॉल की। तो बहुत मज़ा आया उसमें। हम जब गए थे हाँ। फर्स्ट टाइम ने देखा, तो जिस दिन शो था तो उस दिन तो कमाल ही हो गया, पूरा मॉल खचाखच भरा हुआ था। हाँ आपने देखा भी होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जबरदस्त खचाखच भरा हुआ था। तो हमारे पास में जो म्यूजिशियंस तैयार थे और जो वोकलिस्ट थे बहुत ही कमाल के थे। सत्येंद्र था, रोहित भाई थे, सूरज ठीक है, भाई सूरज थे। था। हाँ उस तो ये समय सारे के हमारा सारे थे। वेस्टर्न सूरज भाई गाते थे, और रोहित दादा हमारे सोनू जी के गाने गाते थे, और सत्येंद्र भाई सूफी गाते थे। तो हम 3 म्यूजिशियन लेकर गए थे कि हमें कोई भी किसी भी तरह का कसर नहीं छोड़ेंगे, वहां पर जैसा मिलेगा वैसा करके आएंगे। पहला शो एक साइड थे कि मतलब यार पहली बार मौका मिल रहा है वहां पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे लिए तो ये मेन था ना कि पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि
मुझे लग रहा है उस समय मॉल पे ज्यादा कल्चर था नहीं इस तरह के परफॉर्मेंस का, थोड़ा कोई बहुत खास कल्चर नहीं था। कुछ खास कल्चर तो हम नहीं था। लोगों ने हाँ, इंट्रोड्यूस कराया सारा कल्चर की सारी मॉल्स के चीजें। अंदर। अभी मुझे लग रहा है कि आज की डेट में अगर हम दिल्ली एनसीआर में, तो कोई मॉल रह गया जिसपे आपने नहीं परफॉर्म करवाया अपने आर्टिस्ट? जनरली मॉल्स जो कराते हैं उन्होंने सब में सब परफॉर्मेंस में कराई करवा हुई ही है। लिया है ठीक हमने है, अभी ना। हमारे गुड़गांव में मॉल्स की परफॉर्मेंस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही है। हाँ। ठीक है, एमजी मेट्रोपॉलिटन मॉल है गुड़गांव में, उसमें भी शायद हमारी शुरू हो जाएगी। और एक मॉल है वर्ल्ड मार्क है, उसमें नेक्स्ट मंथ से शुरू हो अच्छा, जाएगी वर्ड मार्क। परफॉर्मेंस। हाँ। तो उसमें हो आपको जाएगी। ईशान भाई एक छोटा सा सफर बताता हूँ। जब हमने शुरू किया था तो हमसे वो 1-1.5 लाख रुपए मांगते थे कि आपको देना पड़ेगा। आज की डेट में दादा उनसे लेते हैं वो बहुत अच्छी अचीवमेंट है हम लोग देखो कि मैं पैसे दो हमें, तब परफॉर्म करने आएंगे हमारे आर्टिस्ट यहाँ पर इसमें एक कविता है हरिवंश राय बच्चन की, बहुत अच्छी कविता है जो मैं अक्सर गुनगुनाता भी रहता हाँ। हूँ, क्योंकि वो बड़ा मतलब एक तरह से समझो मंत्र है ये कविता। हाँ। कविता क्या मंत्र है। तो कविता कुछ इस तरीके से, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, क्या बात है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जिंदगी में हर्डल बहुत आती हैं, घबराना नहीं चाहिए। समय को भी तलाश है कि तुम्हें कुछ करके दिखाना है। भगवान ने आपको बना के भेजा है तो भगवान ये भी चाहता है कि आप कुछ करके दिखाओ उसे। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। ईशान भाई, आप रॉक म्यूजिक इवेंट कंपनी का पहला शो आपने कहाँ पे परफॉर्म किया और आपका क्या एक्सपीरियंस था? मेरा पहला शो व्हाट आई रिमेंबर इज कि इट वाज पैसिफिक मॉल, पैसिफिक मॉल, गाजियाबाद। गाजियाबाद। तो ये मेरा पहला शो था और उस टाइम मैं स्पेशली आया था देहरादून से टू परफॉर्म, और मेरी सर से पहली मुलाकात वहीं हुई थी तो इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, यू नो, कि सर ने सारा का सारा अरेंजमेंट मेरे लिए करा और कोई कमी नहीं थी, यू नो, कि आप थक कर आए हो। आई नो शो था, सेम डे में आया था और अच्छा एक्सपीरियंस था। क्राउड वाज लवली एंड गुड। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि आज की डेट में तो लगभग हम 25-30 इवेंट प्लानर के साथ में काम करते हैं, लेकिन रॉक म्यूजिक इवेंट की सबसे खास बात पता है क्या है? आप आओगे और आप जब जाओगे, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कंपनी है जो आने के बाद आपको ये पानी पूछती है कि आप पानी पी लीजिए, आपके बैठने के लिए अरेंजमेंट यहाँ है, आपका जाने से पहले का स्नैक्स यहाँ पर है, आप बिल्कुल मतलब आप एकदम फ्री, आपको पूरा सेलिब्रिटी वाला फील देते हैं लोग। आप दूसरी जगह जाए, उनको लगता है ये तो पैसे ले रहे हैं, इनको हम क्यों पूछें, अपने जेब से खुद सारा कुछ खर्च करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ से दादा इस चीज़ के लिए लड़ते हैं हर जगह कि मेरे म्यूजिशियंस आएंगे तो उनको पूरा ट्रीटमेंट दीजिए, भले मेरे पहले पैसे से कर लीजिएगा लेकिन उनको पूरा फील दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि शायद एक वो रिलेशन है, क्योंकि आप म्यूजिशियन को फील कराते हो कि आप म्यूजिशियन हो, आपकी रिस्पेक्ट है, आप इस चीज़ को डिजर्व करते हो। तो शायद एक वो एक है घनिष्ठ जो लोग जुड़े रहते हैं, आपसे ज़्यादा जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। इट्स बीन अ वाइल ऐसे ना कि आई बीन डूइंग शोज बहुत सारे लोगों के साथ, बट सर के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हु कम्स इन द शो, खुद कंपनी का मालिक आ रहा है and, आके मेरे पास शो में है, मेरे साथ आज है। भी आते हैं, आज भी I know, he's always there, हाँ। and वो चीज़ है जो he always take care of things. अच्छा दादा, मुझे एक सवाल आपसे जानना है कि विजन क्या है कंपनी का, कौन से लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं और इसको विजन क्या है, कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप इसे? देखो इसका तो विज़न बहुत ब्रॉड विज़न है जो हमारे दिमाग में है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कुछ क्या बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो फाइनेंशियली वीक होने की वजह से उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही बात है। हम लोग जितने फाइनेंशियली वीक है लेकिन उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए, Potentials गजब बहुत का टैलेंट होना चाहिए, तो उनको हम खुद ही प्रमोट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। हम खुद ही ऐड के थ्रू डिजिटली ऐड करें या ऑफलाइन ऑनलाइन ऐड करें, कुछ भी करें, उसके थ्रू हम लोग उनको प्रमोट करेंगे, हम खुद उनको शो दिलाएंगे। तो हमारा मेन विजन यही है कि एक से एक टैलेंट हिंदुस्तान के अंदर भरा हुआ है जो आगे नहीं आ पा रहा है फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से। हम उनको आगे लाना चाह रहे हैं, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे डांसिंग में हो, चाहे एनी अदर कोई भी एक्टिविटीज़ जानते हो, वो सारी एक्टिविटीज़। क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो एंटरटेनमेंट कंपनी है पूरी, तो उसमें एक ही नहीं कि सिंगर ही हमें चाहिए। हम उसके अंदर वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट रखना चाहते देखते हैं। हैं। तो उस केस में हमारा विजन ज़्यादा ब्रॉड है। अभी हमारे पास किस किस कैटेगरी के आर्टिस्ट हैं? हमारे पास सूफी बैंड हैं, ठीक है, और बॉलीवुड बैंड है, इंस्ट्रूमेंटल बैंड हैं, इस टाइप के सभी तरीके के हमारे पास स्टफ है। और आई थिंक जहाँ तक मैंने देखा हमारे पास राजस्थानी भी है, राजस्थानी भी है ना, folk भी है हमारे जो पास। फोक आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्म करते हैं, डांस भी परफॉर्म करते हैं। हमारे पास ढोल आर्टिस्ट भी हैं और हमारे पास हिप हॉप आर्टिस्ट हैं जिनके साथ तो मैंने पंजाबी परफॉर्म भी किया है। है, वो मैं बता रहा हूँ जिनके साथ मैंने किया है। इवन हमारे पास कुछ ऐसे बैंड हैं जो पर्टिकुलर जॉनर परफॉर्म करते हैं, लाइक
हमने एक शो किया था बप्पी दा शो स्पेशल। हाँ, बप्पी दा बप्पी special दा स्पेशल। हमारे पास एक बैंड ऐसा है जो सिर्फ बप्पी दा के ही गाने परफॉर्म करता है। अच्छा। अगर कोई हमसे मतलब कांटेक्ट करता है कि हमें सिर्फ बप्पी दा स्पेशल इवनिंग करवानी नहीं है। आनंद, उसमें मैं थोड़ा इंटरप्ट हाँ। करूंगा। वो बप्पी दा का मैंने तैयार कराया था। अच्छा, तैयार कराया था वो आपने? बैंड पूरा तैयार कराया था, उस पे गाने, उस पे डांस भी मैंने ही तैयार कराया था पूरा पूरा। हम्म। पूरी थी हम लोगों ने पूरी जनरेट की थी। उसमें इवन बप्पी दा के मास्क भी हम लोगों ने रखे थे उसके हाँ, अंदर। मास्क था पूरा, मतलब मॉल ऐसा पूरा- लग रहा था बप्पी दा ही आया है पूरे पूरा मॉल पे। बप्पी दा हमने special पूरा था बांटा उसमें। हुआ था सबको। हाँ काफी अच्छा था वो। बहुत गजब का शो था वो। बिल्कुल। और बड़ा सुपर डुपर हिट प्रोग्राम हुआ था हाँ, वो। बहुत अच्छा शो था। जबरदस्त शो हुआ था वो। और कटआउट्स भी लगा रखे थे बप्पी दा के वहाँ पे। हाँ। जबरदस्त। उन्हीं और का आई जो थिंक। सिंगर था उसको हमने ऑर्नामेंट्स भी बना रखे थे हाँ, आर्टिफिशियल। उनको पूरा मतलब पहना रखा था हमने उस तरह का। मतलब फील था कि एटलीस्ट हम बप्पी दा स्पेशल कर रहे हैं तो वो दिखना वही। चाहिए। और आज की डेट में आपको भी पता है कि इंडस्ट्री में आप काम करो, बप्पी दा के गाने कौन बजवाता है कि भाई बप्पी दा के गाने बजा, लेकिन उनमें वो पोटेंशियल है तो वो बहुत एक्चुअली क्या है मजेदार ना था। कि हम चाहते हैं कि पीछे जो बैक में गाने लोग भूल चुके हैं हम्म। उनको याद दिलाना चाहिए। अभी क्या है कि हम लोग नए गाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि आप पुराने गाने देखोगे तो वो सदाबहार गाने हैं और बड़े एनर्जेटिक गाने हैं। बिल्कुल। ओके, सो बातचीत तो हमारी चलती रहेगी। ईशान भाई, थोड़ा सा अगर हमें आप थोड़ा सुनाएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ईशान भाई का अभी एक एल्बम लॉन्च होने वाला है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो आप। हो चुका हाँ है? जी। क्या नाम है, कहाँ पे मिलेगा, कितने गाने हैं, कितने ओरिजिनल, थोड़ा सा कुछ उसके बारे में बता दीजिए और उसी का कोई एक गाना सुना दीजिए प्लीज हमें। तो मेरी एल्बम का नाम है नेवर लुक बैक, और ये इसमें 21 ट्रैक्स हैं, सारे ओरिजिनल, 1 इंट्रोडक्शन ट्रैक एंड 20 अदर ट्रैक्स। इसको बनाने में करीब करीब 6 साल लगे हैं। ओह माय गॉड। एंड आई रिलीज्ड इट अभी Amazing. दिस मंथ इटसेल्फ। 9th ऑफ मई को ये रिलीज़ हो गए थे, तो अभी इस हर जगह अवेलेबल हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, इंस्टाग्राम। दिस इज़ अबाउट एल्बम। तो इसमें मल्टी जॉनर्स हैं। अच्छा। इट्स नॉट बिकॉज ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, राइट? तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी सॉन्ग्स हैं। देयर इज अच्छा। लाइक हिंदी सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग्स एंड पंजाबी ग्रेट। एज वेल, और सब मल्टी जॉनर्स। ओके, तो थोड़ा सा कुछ एक जो आपका इनमें से सबसे ज़्यादा खास हो, आपको लगता है कि ये मुझे, एक इंट्रोडक्शन सॉन्ग नहीं होता हर किसी का आर्टिस्ट का कि यार मेरे लिए ये वाला है, तो आप अगर सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाने का नाम है बातें। अच्छा। जिंदगी ठहरी हुई है, एक ख्वाब था अधूरा रह गया, कहने को बातें कही हैं, पर सुनने को तो रुकता है कहाँ। आज़मा मुझको रहा है या मुझे उलझा रहा है, कहने को बातें कही हैं, सुनने को रुकता कहाँ है। रह गई बातें सभी, कह न सका जो कभी, बस ख्वाब साथ बनके रह गया। तू तो मेरी हो ना सकी, अब क्या गलत क्या सही, बिन तेरे मैं अधूरा रह गया। ओ तेरे लिए दुनिया से लड़कर अपने ही घर पर मैं तो अकेला रह गया। हाय देख ले मुड़कर दुनिया से जुड़कर, क्या क्या मुझे तू कह गया। रह गई बातें सभी, कह न सका जो कभी, बस ख्वाब साथ बनके रह गया। तू तो मेरी हो ना सकी, अब क्या गलत क्या सही, बिन तेरे मैं अकेला रह गया।
वाह, ये ओरिजिनल कंपोजिशन है आपकी। ये original राइट। इसको सुनने के बाद ना मुझे बस कुछ याद आता है। अभी हाल ही में मैं कुछ दिन पहले लिख रहा था कि जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे सुकून आता है, हम्म, तुम्हारे करीब बैठता हूँ तो सिर्फ हवाओं की आवाज़ सुनाई पड़ती है। न जाने क्यों तुम्हारे मेरे दरमियाँ एक खामोशी रहती है, और जब भी तुम मेरे करीब होती हो तो तुम्हारे हाथ में बंधी हुई घड़ी की टिक टिक की सिर्फ आवाज़ सुनाई पड़ती है। तुम्हारे मेरे दरमियाँ इतनी खामोशी है। क्या मतलब, सच ए लवली सॉन्ग। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा, और मज़ा आ गया। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये गाना रिलीज नहीं हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रैक को हम और भी ज़्यादा प्रमोट करेंगे, और भी सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये टैलेंट है जो मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर शोभित सिर्फ ही खोज के निकाल सकते हैं। कहाँ से मिले थे आपको ये? ये सब कुदरत की देन है। कुदरत के दिन है कि दादा के ना मुझे एक हमेशा एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बोलते हैं कि आ, जिस तरह के हमें ना उस तरह के लोग हमको मिलते जाते हैं, हमें कहीं खोजना नहीं पड़ता है। डेफिनेटली बात है। दादा, एक आपसे मैं मूल मंत्र जानना चाहता हूँ आपका। हाँ, हमारा एक ग्रुप बना था, तब हमारी कंपनी का नाम पहले हॉट म्यूजिक इवेंट था, उसके बाद हमने इसको मैं तब से रॉक म्यूजिक इवेंट रखा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और दादा बोलते थे कि इसमें सभी लोग डेली सुबह जग के जो जितने बजे जगेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ उसमें 5 बजे जगो, जय श्री कृष्णा सभी लोग लिखेंगे। और हम लोग डर की वजह से भी लिखते थे कि आप दादा गुस्सा करेंगे। तो उसके पीछे का मूल मंत्र क्या है दादा? इसके पीछे की क्या फिलॉसफी है? आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए आनंद, इसमें आपके 2 क्वेश्चन हैं। एक तो कि नाम कैसे चेंज हुआ कंपनी का, हाँ। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जय श्री कृष्ण हम जो लिखते हैं वो क्यों लिखते लिखवाते थे आप? हैं? अच्छा, हाँ, आप डांट के लिखवाते थे कि लिखोगे डेली। इस पे बहुत बार हम लोगों की डांट पड़ी शाम को कि सुबह क्यों नहीं लिखते हो तुम लोग। फिर हम लोग डर की वजह से लिखने लगे थे उसमें। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि जैसे रॉक म्यूजिक इवेंट जो हुआ हमारा हॉट म्यूजिक इवेंट से, हाँ। उसका रीज़न ये था कि कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा था कि हॉट म्यूजिक इवेंट थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना। अच्छा हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो हॉट शब्द जुड़ा हुआ है वो कुछ खास मतलब डिनोट नहीं कर पा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसको नाम इसका चेंज कर दो। हम्म, तो हमारे ग्रुप में शुभम हुआ करता था, आपको हाँ। पता है, ठीक है। तो शुभम ने मेरे को सजेस्ट किया कि भैया आप हॉट म्यूजिक की जगह आप रॉक म्यूजिक करोगे तो फार बेटर लगेगा ये देखने में। मैंने थोड़ा सा कंसिडर करने की कोशिश की, मतलब मन गवाही नहीं कर रहा था कि मैं हॉर्सेस को रॉक करूं। क्योंकि हमारा क्योंकि पूरा काफी लोगो, टाइम सारी से चीजें, पूरा नाम हर जगह वही हाँ, था। सब जगह वही फ्लैश हो रखा था नाम। और हमने इवन क्या हुआ था कि हमारे जो कुछ इवेंट्स हो चुके थे हॉट म्यूजिक नाम से हो चुके थे हमारे इवेंट्स। तो फिर कुछ और और कुछ लोगों ने प्रेशराइज करना शुरू किया मेरे को कि आप इसको थोड़ा नाम चेंज करके करने की कोशिश करो, कि नाम बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव नाम नहीं है, इसका मीनिंग ही कुछ और कहीं जा रहा है। तो फिर थोड़ा सा मैंने और गंभीर तरह से उसको लिया। तो फिर मैंने सोचा कि उसको फिर रॉक म्यूजिक इवेंट कर ही देना चाहिए, अभी राइट टाइम है, अभी तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाद में बाबा शो ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग एक पहचान हो जाती है ना कंपनी की मार्केट बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ फिर नहीं कर सकते। तो वो इनिशियल स्टेज थी कंपनी की, तो फिर मैंने फिर उसको हॉट की जगह रॉक म्यूजिक इवेंट कर दिया था। बहुत बढ़िया। तो ये इसका वो सिनेरियो रहा उसमें चेंज करने का। उसके बाद जो जय श्री कृष्ण का है वो ये है कि आपको ना कि स्पिरिचुअली एक अलग सी वाइब्स देता है, एक काम करने के लिए प्रेरणा देता है। सुबह के टाइम अगर आप इस तरह की कुछ एक्टिविटी करते हैं तो एक अलग वाइब आती है उसकी, एक अलग एनर्जी आती है। तो क्योंकि क्या है कि आजकल हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये सब कुछ चलता है। इससे अगर आप देखोगे तो उसको रिलेट करोगे तो ये कहीं रिलेट नहीं करता इन चीज़ों में। अगर आप जय श्री कृष्णा बोलना शुरू करो, मैं इवन ऑफिस में भी सभी से ही बोलता हूँ, जितने मेरे एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो चैनल पार्टनर्स हैं, सबसे मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग जय श्री कृष्णा बोला करो। तो मेरे से जब मैं ऑफिस में आता हूँ तो सब लोग जय श्री कृष्णा ही बोलते हैं, तो एक अलग एटमोसफियर बनता है, वो एक अलग काम करने की वो बनती है, उसमें एनर्जी बनती है एक चीज़। तो इसलिए मैं जय श्री कृष्णा के लिए बोलता हूँ। मैं सबसे अभी भी ये बोलूँगा कि आप जय श्री कृष्णा से स्टार्ट किया करो अपना सुबह का जो भी वर्क है, उसमें फिर आप देखना है कितनी अथाह एनर्जी आपको मिलेगी उसके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल वो चीज़ है, बिल्कुल। ये है इसका रीज़न। अभी तक हमने लगभग कितने शोज कर लिए होंगे अपने कंपनी के? मेरे ख्याल से हम लोगों ने 2,500 से 3,000 शो कर लिए होंगे, Oh my God. ठीक है ना। हाँ, मतलब 2000 लॉकडाउन के बाद की बात है, तो 2,500 से 3,000 में छोटे बड़े मिला के सब शो कर लिए होंगे। कोई एक ऐसा शो जो आज भी अपने जहन में एकदम गुदगुदी मारता रहता है, कहते हैं ना कि एकदम वो शो याद आता है, जैसे कई दफ़ा हम लो भी फील करते हैं ना। तो एक बात कही भी गई है गीता में कि जब कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में लो फील करें तो अपनी ज़िंदगी का सबसे उच्च स्तर वाला परफॉर्मेंस याद करें कि आप वो भी थे। अगर ये आज सिचुएशन आई है तो एक बार फिर से वो मौका मिलेगा, हमेशा आप नीचे नहीं रह सकते। तो आपको अपनी कंपनी का सबसे एक ऊपर लेवल वाला शो कौन सा लगता है जिसे आप याद करते हैं, लगता है कि हाँ यार ये शो हमने सोचा नहीं था कि इस लेवल पर हम कर पाएंगे? वैसे तो आनंद सारी शो हमारे बहुत सुपर हिट ही हाँ, रहे हैं, ठीक है, no आपको doubt. पता ही है।
मतलब कि अगर मैं काउंट करूँ कौन सा शो ज़्यादा बेटर था, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल और टफ क्वेश्चन है वैसे तो देखा अच्छा। जाए, क्योंकि मेरी एनर्जी क्या है कि मेरी एनर्जी बढ़ाने का तरीका गाना ही होता है। और मैं कभी भी सुस्त गाने नहीं सुनता, जैसे लो एनर्जी गाने होते हैं मेरी समझ में कभी नहीं आते। मेरी गाड़ी में भी आपको हाई एनर्जी गाने मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो ना आपके लेवल हाई कर देते हैं। वो एक तरीके से निकोटीन कैफीन का काम करते हैं गाने। और गाने की मैं खूबसूरती ये बताता हूँ आनंद कि ये एक तरीके से हीलर्स हैं गाने। लोग हिंदुस्तान में अपने इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेते, और मैं ये कहता हूँ कि ये सारी बीमारी की जड़ है। बिल्कुल सही ठीक है, बात। आप सीरियस से सीरियस पेशेंट को आप गाने के थ्रू हील करके वो उसको खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो बीमारियां दूर हो सकती हैं, जाने की बीपी जैसी और ये शुगर जैसी बीमारियां आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं इससे, बशर्ते कि इसको आप सीरियसली लेंगे तो। और सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि ये सारा दिमाग ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका दिमाग जो सोचता है वही सारे ऑर्गन्स काम करना शुरू करते हैं उसी वे में। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल सिंपल है कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरॉन्स पैटर्न बने हुए हैं, वो आपके थॉट्स पे ही बने हुए हैं सारे। आप जैसा थॉट्स आप जनरेट करेंगे वैसे ही वो आपके अंदर चले जाएंगे सारे के बिल्कुल। सारे। आप गाना अच्छा सुनेंगे, एनर्जेटिक गाना सुनेंगे, तो आपके एंडोर्फिन हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, उसमें आपकी नींद भी अच्छी आएगी, आपकी बीमारियां भी दूर होंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो वर्ल्ड के हों, हिंदुस्तान के लोग हों, सबको गाने ज़्यादा सुनने चाहिए। उससे क्या है कि उनकी हीलिंग पावर बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, और दवाइयाँ उनकी छूट जाएंगी डेफिनेटली। बिल्कुल। ठीक है। ईशान भाई, बतौर म्यूजिशियन आप इसको किस रूप में देखते हैं कि साउंड कितना बेनिफिशियल है, म्यूजिक कितना बेनिफिशियल है किसी के लिए भी? I totally agree with you, sir. At Thank you. first, अगर कभी मैं म्यूज़िक नहीं कर पाया तो इट इज़ लाइक लूजिंग माई सेल्फ। मेरी मम्मी भी सॉन्ग गाती हैं। अरे अच्छा, वाह, अरे बहुत वाह। सही है, शी बहुत सिंग्स खूब। लाइक शी इज़ अ हाउस वाइफ, तो शी इज़ नॉट प्रोफेशनली सिंगिंग, बट मेरी फर्स्ट टीचर तो वही हैं। अरे वाह। राइट, तो अभी उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई और कुछ टाइम हो गया इस बात को, तो चीज़ें कुछ नहीं होगा, तो एक काम कर, तू सॉन्ग वगैरह चला दे और मैं गाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा। एंड इट वर्कड, इट वर्कड। तो उनका भी ऐसा है कि मैं बहुत टाइम से गा नहीं पा रही हूँ, यू नो, कि मैं गाऊंगी अभी ठीक हो जाऊंगी, तो इट वर्क्स, यस, इट्स 100%। हाँ बिल्कुल। ग्रेट। अमेजिंग है, मिरेकल्स है। मैं जब कभी भी ना साउंड के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर, इस धरा पर या इस यूनिवर्स में सब कुछ खत्म हो सकता है। हाँ। आप कुछ लगाकर लाइट को रोक सकते हो, एनर्जी खत्म हो सकती है, ऑक्सीजन खत्म हो सकती है, वेव खत्म हो सकती है, सब कुछ खत्म हो सकता है। एक बार आप सोच के देखो, पेड़ पौधे, इंसान, सब खत्म हो सकता है। मुझे लगता है कि साउंड कभी नहीं खत्म हो सकती, ना साउंड को कभी रोका जा सकता है। बिल्कुल। इस यूनिवर्स की जो पहली उत्पत्ति है वो साउंड ही है, और ये कोई इसे नहीं रोक सकता। इसके कोई, इसको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको लगा के इसको रोका जा सके या इसको खत्म किया जा सके। बिल्कुल। तो इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट अ साउंड। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। लाइट के बगैर भी आप इमेजिन कर सकते हो, अंधेरा होगा, लेकिन बगैर साउंड के कैसे इमेजिन करोगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। तो साउंड एक ऐसा है जो आपको पूरी तरह हील करता है, और हम कितने खुशनसीब है कि हम साउंड के लिए काम करते हैं, हम म्यूजिक के लिए काम करते हैं। तो हमारे पॉडकास्ट का आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? आप कैसे रीच आउट करते हो प्लानर्स को, और कैसे रीच आउट करते हो म्यूजिशियंस को? और एक सवाल इसी में और जोड़ देता हूं कि अगर कोई आपसे रीच आउट करना चाहे कि मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, या मेरा अपना बैंड है, या मेरी बहन गाती है, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे? देखिए, हमारा जो अभी ये पॉडकास्ट हो रहा है, हाँ, तो ये जाहिर है कि यूट्यूब पर पब्लिश होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है, तो उसमें हमारे नंबर्स होंगे लिखे हुए, उसके थ्रू ये कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम चैनल है हमारा, उस पर भी वो लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो इंस्टा का चैनल हमारा rock.music.event के नाम से है, और वेबसाइट हमारी www.rockmusicevent.com के नाम से है, उस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर लोग ये लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, बाकी हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलती है। अच्छा। ऑफलाइन भी हमारी चलती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी हमारी चलती है, ऑनलाइन मार्केटिंग हमारी चलती है। ट्रेडिशनल में अभी आप देखेंगे कुछ 1-2 महीने बाद हमारा न्यूज़पेपर में ऐड आना शुरू हो जाएगा रॉक म्यूजिक इवेंट का। पूरा कलर्ड पेज होगा वो रॉक म्यूजिक इवेंट का, तो पूरे एनसीआर के अंदर वो ऐड भी पब्लिश होगा हमारी हमारी कंपनी का। और दूसरा, प्लेटफॉर्म्स हमारे जो ये हैं सोशल मीडिया का और ये गूगल वगैरह, ये सब चलते ही रहते हैं, और अभी और स्ट्रांग हो जाएंगे। और अभी हमारी जो प्लानिंग है वो पैन इंडिया पूरी है, और प्लानिंग हम करते भी हैं पैन इंडिया पूरा काम। बिल्कुल बिल्कुल अभी और थोड़ा हम स्ट्रांग कर देंगे इसके अंदर बिल्कुल सारी बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल।
तो हम चाहते हैं कि फार एंड वाइड अपने म्यूजिक को फैलाएं और लोगों को बीमारी से दूर करें। बिल्कुल बिल्कुल ये मुझे हमारा बिल्कुल main अगर हमारा motive है। टारगेट ये हो कि सिर्फ हमें पैसा नहीं कमाना कि हम अपने म्यूजिक के सुनो लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा एक विजन अलग हो जाएगा और हम अलग तरीके का Definitely। बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक दे पाएंगे उनको। बहुत, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो लेकिन हम चलते चलते इसे वाइंड अप करते से पहले हम चाहेंगे कि ईशान भाई एक प्यारा सा म्यूजिक अगर कुछ और आप सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इंग्लिश में सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा हाँ, शानी। इतना प्यारी सी आवाज है आपकी, मजा आएगा, प्लीज। ये भी गाना एल्बम में ही है। अरे वाह। इट्स नोन एज आबीजा। ये वाला अरे वाह। पर्टिकुलरली गाना है जो ये 16 से 17 बार प्रोड्यूस हुआ है करीब करीब, और 6 साल से इस पे काम चल रहा था। ओह माय गॉड। तो इसे ये- आपने लाइव परफॉर्म किया कहीं पर अभी? हाँ। अच्छा अच्छा। हम थे तेरे और तुम थे मेरे, फिर भी क्यों ये मिले फासले। थम सा गया वक्त, जम सा गया एक लम्हा मेरा यूं वहीं। तेरे बिना सुना सुना जहाँ काटे कटती नहीं जिंदगी। क्यों तू साथ नहीं मेरे पास नहीं, तुझको ढूंढूं क्यों मिलता नहीं। It's been a year I haven't seen my girl. If you're mine, come be here. I haven't seen myself smiling in so long. I feel so lost. You said you needed a time. It's been long enough. I'll be done. I've been holding on since you're gone. Up to my It's been a year I haven't seen my girl. If you're mine. राहें साथ चल के बिछड़े हैं जो मिलके सोया है मेरा नसीब। क्यों है तू दूर आजा, तू है बेकसूर, मैंने की जो खता उसकी ये है सजा। इस भीड़ में तुझको मैं ढूंढूं नहीं, खुद से बिछड़ा हूँ तुमसे नहीं। It's been a year I haven't seen my girl. If you're mine, come be here. I haven't seen myself smiling in so long. I feel so lost. You said you needed a time. It's been long enough. Up though I'll be done. I've been holding on since you're gone. Up though not so. It's been a year I haven't seen my girl. If you're mine. वाओ, वाह, Super. मेरा ताली बजाने का मन कर रहा है। एक बार। बहुत देखो विशान भाई, वाकई में बहुत ही खूबसूरत। और इस पूरे एल्बम का नाम क्या रखा है आपने? एल्बम का नाम है नेवर लुक बैक। ओके, नेवर लुक बैक। और आपके इंस्टाग्राम हैंडल पर भी इसका होगा। और इसको हम एक काम करते हैं, हम अपने रॉक म्यूजिक इवेंट में भी लगाएंगे क्योंकि हमारे ऑफिशियल आर्टिस्ट हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें तो बनती हैं। तो थैंक यू सो मच शोभे दादा और ईशान भाई, आप हमारे साथ जुड़े। और ऐसे ही हम और भी म्यूजिशियंस के साथ में लेकर आते रहेंगे, कुछ अपनी ऐसी कहानियां लेकर आते रहेंगे अपनी रॉक म्यूजिक इवेंट की, जो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत इंस्पायर करेंगे। जैसे ईशान भाई का 6 साल का सफ़र है और आज भी हमारे साथ जुड़े हैं, पहला एक शो। और आज का मैं खुद कह सकता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल हूँ इस कंपनी के लिए भी, कि जब मैं शुरू होता था, पहले स्टार्ट करता था लिखना या बोलना, तो 1 मिनट बोलता था, उसके बाद मेरे पास वर्ड नहीं होते थे मैं क्या बोलूँ।
और सब हंस रहे होते थे मेरे ऊपर कि यार सारे म्यूजिशियंस की ये कैसा एंकर है, बोल ही नहीं पा रहा है। आज की डेट में ऐसा होता है, जब मुझे देखते अच्छा आनंद भाई आए तो बोलते थे आनंद भाई हम भी लोग आए हुए, थोड़ा ध्यान रखना। इनके बिना शो अधूरा ही रह जाता है, मतलब डिमांडिंग है। हाँ मतलब अब तो ये टचवुड है कि लोग बुलाते हैं कि नहीं आनंद को ही एंकरिंग के लिए भेजिएगा, तो ये कंपनी की देन है। हमने धीरे धीरे शुरू किया और वहां से सीखे और आज यहाँ पर आए हुए ये हैं। कंपनी की देन नहीं, आपकी अपनी देन है आनंद, क्योंकि आपने खुद मेहनत करी है इसमें। हम लोगों ने थोड़ा सा आपका साथ दिया है और कुछ नहीं किया है, बाकी तुम्हारी अपनी मेहनत थी जो तुम यहाँ तक कहते हैं ना कि आप किसी के काम को अप्रिशिएट करने लगो, वो आप पहले जो एक गुना मतलब 1x मेहनत करता था वो 2x करने लग जाता है। हाँ, बस उसके अगर वही। काम को आप रिस्पेक्ट करने लगते हैं, Demoralize उसको नहीं अप्रिशिएट करना करने लगते हैं, बजाय उसको ये करने के लिए कि आप क्या बोल रहे हो। हाँ, तो एक definitely। छोटा सा मैंने कुछ लिखा है, वो मैं सुनाने के बाद इस आज के इस पॉडकास्ट को हम आखिरी में ले जाएंगे। इसमें लिखा है कि कभी सोचा है कि इंतज़ार क्या होता है, कभी सोचा है कि इंतज़ार क्या होता है, जीते जी मरने को जो मजबूर कर दे वो इंतज़ार होता है, और मरने वाले को जो जीने का सहारा दे दे वो इंतज़ार होता है। बहुत बढ़िया, बहुत। जो खिड़कियों को बंद करने पे मजबूर कर दे, वहीं बंद खिड़कियों से बाहर जो देखने की उम्मीद दे दे वो इंतज़ार होता है। घर में अंधेरा पसारने की शुरुआत हो जाए या फिर खाली घर को संवारने की ताकत दे दे वो इंतज़ार होता है। जो किताबों को समेट कर एक तरफ रखने के लिए मजबूर कर दे, वहीं खाली पन्नों में कविताओं को जो नया रूप देने लगे वो इंतज़ार होता है। और आखिरी की लाइनें हैं कि गीली आंखों में जो काजल फैलने पर मजबूर कर दे या फिर आंसू पोंछ कर खुद को आईने पे देखने को मजबूर कर दे वो इंतज़ार होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मुझे लगता है कि हर एक पहलू होता है, हर तरह का इंतज़ार होता है। एक जो आपको नीचे ले जाता है, एक इंतज़ार जो आपको ऊपर लेके आता है। तो कभी भी बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि हर तरह का वक्त आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप उसके लिए तैयार रहें, कभी भी हताश ना हो, कभी परेशान ना हो, और कभी भी फॉलोअर्स के पीछे ना भागें। पिछले कुछ दिनों से हम ईशान भाई देख रहे हैं कि कुछ एक दो क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छे थे, सिर्फ फॉलोअर्स की वजह से वो इस धरती पे नहीं रहे। तो ये ज़िंदगी नहीं है, और बुरा लगता है कई दफ़ा कि मतलब उसके पीछे भाग के उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। सो बीइंग ए म्यूजिशियन, आप हिम्मत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। एंड थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप हमारे साथ में आए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट को अभी तक देख रहे हैं, और आपको हमारे पूरे पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात क्या लगी वो ज़रूर बताएं, और कमेंट में बताएं कि सबसे अच्छा क्या लगा और आगे किस आर्टिस्ट को आप देखना चाहते हैं। अगर आपको कोई क्रिएटर ऐसा स्पेशल है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में देखें, तो उनको ज़रूर हमें यहाँ पर टैग करें। एंड थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और एक बात मुझे और बतानी कि जो खूबसूरत सा सेट आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा स्टूडियो देख रहे हैं, ये स्टूडियो कोहाट। अगर आप भी मेरी तरह पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, क्रिएटर बनना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, या कुछ अच्छे वीडियो शूट कराना चाहते हैं अच्छे एक्सपर्ट्स की निगरानी में, तो आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं और स्टूडियो तक आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।